अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर नंबर 5 को आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने डबल एंट्री बुक कीपिंग का सिस्टम बहुत डिटेल के साथ स्टडी किया, कुछ एग्जांपल्स को कंसिडर किया और उसमें हमने अकाउंटिंग हेड्स को भी आइडेंटिफाई किया। आज के इस लेक्चर में हम कुछ टिप्स, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आप हर वक्त अपने माइंड में रखेंगे अकाउंट्स तैयार करते हुए, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ। फॉर पेमेंट थ्रू चेक यूज़ बैंक एज क्रेडिट अकाउंटिंग हेड। कि अगर आप पेमेंट कर रहे हैं किसी चेक के थ्रू, ठीक है, आप एक चेक साइन करते हैं पेमेंट करने के लिए, तो उस केस में आप उस पेमेंट को बैंक का जो है नेम देंगे, बैंक की टर्मिनोलॉजी वहाँ पर यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे बैंक की टर्मिनोलॉजी क्यों यूज़ करेंगे वो आपको यहाँ पर बता रहे हैं। बिकॉज इट डिक्रीजेस बैंक बैलेंस। ठीक है, कि अगर हम पेमेंट करते हैं चेक के थ्रू तो ये बैंक बैलेंस में एक डिक्रीज़ लेकर आता है। जैसा कि एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे बैंक अकाउंट में 50,000 रुपीज़ सपोज़ करें इस वक्त पड़े हुए हैं, मैं उसमें से 5,000 रुपीज़ का चेक एक साइन करके देता हूँ आप पेमेंट करने के लिए कि आप जाएं और जनाब बैंक से आप ये खुद ही निकलवा लें। तो अब वो क्या करें, जब मैं अपने बुक्स में, अपने फाइनेंशियल बुक में वो रिकॉर्ड करूँगा, जाहिर सी बात है ट्रांजैक्शन तो हुई है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और ये मॉनेटरी इवेंट है बिकॉज इसमें फाइनेंशियल लिंक है। तो अब इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए मैं क्या लिखूँगा, मेरे पास तो कोई वर्ड ही नहीं है। तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए आपके पास बैंक का एक वर्ड प्रोवाइड किया गया है कि आपने ऐसे ट्रांजैक्शंस को बैंक की टर्मिनोलॉजी से इंडिकेट करना है। अब वो जो 5,000 मैंने साइन करके दिया है चेक 5,000 का, वो जिस पार्टी को भी दिया है वो जनाब बैंक से निकलवा लेंगे, विदड्रा करवा लेंगे और मेरा जो 50,000 जो करंट बैंक बैलेंस था वो डिक्रीज़ होकर कितना हो जाएगा 45,000। ठीक है, तो एक तो ये टर्मिनोलॉजी थी, ये एक पॉइंट था जो आपने याद रखना है। दूसरा पॉइंट है फॉर फॉल्टी गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। अगर आपकी जो चीज़ें हैं कुछ फॉल्टी निकल आई हैं आपके स्टॉक में से, आपने उसको सप्लायर को रिटर्न कर दी वो चीज़ें, उस सूरत में आप क्या यूज़ करेंगे, यूज़ परचेज रिटर्न एज क्रेडिट अकाउंटिंग हेड। ठीक है, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर आपकी आपने सपोज़ करें एक फार्मेसी ऑनर है जो अपनी फार्मेसी रन करता है, उसके पास मेडिसिन का स्टॉक आता है, उनमें से कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनकी पैकिंग में फॉल्ट है, जिनकी सील ब्रोकन है या वो जो पूरा का पूरा पैक है वही ब्रोकन है। तो ऐसी फॉल्टी गुड्स को वो क्या करते हैं, अपने सप्लायर को रिटर्न कर देते हैं। इस तरह की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं वो है परचेज रिटर्न। ठीक है, यानी कि वो जो स्टॉक था वो हमने परचेज़ किया था, जो हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, इसीलिए हम उसको परचेज रिटर्न यहाँ पे लिख रहे हैं। परचेज रिटर्न के आगे दिया गया है एज क्रेडिट। यहाँ पे क्रेडिट क्यों कह रहे हैं, बिकॉज अगर आप अपनी ख़रीदी हुई चीज़ वापस कर दें, यानी कि जो स्टॉक मेरे पास सपोज करें आया था 50,000 का, मैंने वो वापस कर दिया, उसमें से 10,000 की जो वर्थ की जो चीज़ें थी वो फॉल्टी थी, बाकी का स्टॉक रख लिया मैंने, जबकि जो 10,000 की जो चीज़ें थी वो मैंने उनको वापस कर दी। अब वो उन चीज़ों के बदले जो 10,000 रुपया मुझे मिलेगा वापस अपने 50,000 रुपये में से, वो मेरे लिए क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि वो मुझे क्या दे रहा है, कैश तो वैसे ही बेनिफिट होता है। ठीक है, तो जब मुझे कैश मिल रहा है तो वो क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। इसीलिए कह रहे हैं कि एज क्रेडिट। इससे पिछली एग्जांपल में जहाँ पे मैं बैंक का डिस्कस करके गया था, वहाँ पर भी आपके पास क्रेडिट का वर्ड यूज़ किया गया है। वहाँ पे क्रेडिट इसीलिए बिकॉज वो भी बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, इट मीन्स वो कैश दे रहा है। जिस पार्टी को मैंने वो चेक साइन करके दिया, अब वो पार्टी क्या करेगी, उस बैंक से पैसे ले लेगी, तो वो बैंक उसको क्या करेगा, पैसे दे देगा उस चेक के बिना पर, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। हमारे पास तीसरा केस ये है फॉर फॉल्टी गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स। कि अब तो यहाँ, इससे पहले तक तो बात थी सप्लायर्स के लिए कि आपने अपने फॉल्टी गुड्स जो थी वो आपके सप्लायर की तरफ से आपको मिली थी, जब आपको पता लगा कि गुड्स उसमें से कुछ चीज़ें वो जो हैं वो फॉल्टी हैं,
आपने वो रिटर्न कर दिया अपने सप्लायर को। अब यहाँ पर जो तीसरा केस हमने लिया है वो है कस्टमर्स के रेफरेंस से, कि अगर हम कस्टमर्स को कुछ सेल करते हैं और आप कह लें अनजाने में ही वो चीज़ हम सेल कर देते हैं जो कि फॉल्टी होती है, ना हमें पता चला ना कस्टमर को पता चला। फिर भाई साहब घर जाकर देखते हैं कि ये तो चीज़ें इसमें से कुछ ख़राब हैं, तो वो क्या करते हैं वापस आ जाते हैं स्टोर पर, किसी भी फार्मेसी किसी भी शॉप पर जहाँ से वो लेकर गए होते हैं वो चीज़ें, वहाँ पर उनको कहते हैं जनाब ये चीज़ें ख़राब थी, ये आप रिटर्न कर लें। तो अब ये वाली रिटर्न क्या कहलाएगी, ये कहेगी सेल रिटर्न, ठीक है, सेल्स रिटर्न। पहले वाली थी परचेज़ रिटर्न, क्योंकि वो चीज़ें आपने अपने सप्लायर से परचेज़ की थी। अब यहाँ पे आप अपने कस्टमर्स को ये चीज़ें सेल कर रहे हैं। अब रिटर्न तो दोनों सूरतों में हो रहा है, लेकिन वहाँ परचेज़ पे हो रहा था, यहाँ पर सेल्स पे हो रहा है। तो इसलिए इसी टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हुए हम वहाँ पे अपने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बुक्स में लिखेंगे सेल्स रिटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्स रिटर्न जहाँ पे लिखा गया है उसको लिखा गया हुआ है यूज़ सेल्स रिटर्न एज डेबिट बाय एज डेबिट अकाउंटिंग हेड, कि अब आपने सेल्स रिटर्न को डेबिट अकाउंटिंग हेड में यूज़ करना है। बिकॉज अब आप क्या कर रहे हैं, कैश तो आप उनको वापस कर रहे हैं, बट आपका जो बिज़नेस है अब वो चीज़ें वापस ले रहा है। आपका बिज़नेस वो चीज़ें क्यों वापस ले रहा है, बिकॉज आप तो नहीं ना वापस ले रहे, वो तो एक बिज़नेस एक क्या है सेपरेट पर्सनैलिटी है, अपनी जो उसकी चीज़ें थी वो उसके पास वापस आ गई जो उसने सेल की थी, ठीक है। अब वो चीज़ें जब वापस आ गई बिज़नेस के अंदर तो वो बिज़नेस की प्रॉपर्टी हो गई, बिज़नेस की प्रॉपर्टी होगी, वो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है इन चीज़ों को, तो वो क्या हुआ, डेबिट हो गया, ठीक है। तो ये तो थी आपकी, मैंने 3 बेसिकली जो इम्पोर्टेंट जो टिप्स थी वो आपके साथ शेयर की हैं। आपके बुक में इससे ज़्यादा लिखी हुई हैं और मैंने यहाँ पर वो शेयर नहीं की बिकॉज़ वो बहुत ईजी हैं और वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो अगर आप चाहें वो खुद ही रीड कर लें, कोई मुश्किल नहीं है वो। तो इससे आगे हमारे पास है वाउचर का कॉन्सेप्ट। दोस्तों चैप्टर नंबर 3 के टाइटल में हमने देखा था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, के चैप्टर नंबर 3 में हम डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को डिस्कस करेंगे एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, और वाउचर को भी हम यहाँ पे उसकी प्रिपरेशन को भी डिस्कस करेंगे कि वाउचर क्या चीज़ है, क्योंकि हमारे बिज़नेस में वाउचर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, हर जगह वाउचर ही यूज़ होते हैं इनफैक्ट आप कह सकते हैं। तो अब हम वाउचर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले तक हमने डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को डिस्कस किया, इनकी नेचुरल जो ग्रुप है, इनका डेबिट और क्रेडिट इफ़ेक्ट है वो भी हमने डिस्कस किया, इनके पीछे क्या रीज़न्स हैं वो भी हमने आपके साथ काफ़ी डिटेल से डिस्कस की। अब वो कंप्लीट करने के बाद हम अपने वाउचर की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों वाउचर का वर्ड आपने कई बार अपनी लाइफ में सुना होगा। वाउचर किस चीज़ को कहते हैं? वाउचर बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, एक ऐसा एविडेंस जो आपकी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। जैसा कि आप किसी भी दुकान पर जाते हैं, कुछ सामान परचेज़ करते हैं, अगर वो कोई हैवी किस्म का ब्रांड है तो वो आपको बाकायदा प्रिंटेड वाउचर या बिल पे करते हैं, प्रोवाइड करते हैं कि इन केस आपका कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो आप इस बिल के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आप मिसअंडरस्टैंडिंग आपके साथ हो जाए या किसी शॉपकीपर के साथ हो जाए, वो आपका इस बिल के ज़रिए मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। दूसरी बात, ये वाउचर आपकी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखता है। ये वाउचर जो आपको प्रोवाइड किया जाता है, इसकी एक कॉपी आपके जो शॉपकीपर है उसके पास भी मौजूद होती है, ताकि उन दोनों के पास रिकॉर्ड रहे कि ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली परफॉर्म की गई है। तो दोस्तों जो आपकी बुक में लिखी गई डेफिनेशंस उसको रीड करते हैं। वाउचर इज़ एन इंटरनल डॉक्यूमेंट दैट इज़ प्रिपेयर टू विटनेस दैट द ट्रांजैक्शन इज़ कम्प्लीटेड एंड वेरीफाइड, कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि प्रिपेयर किया जाता है विटनेस, एविडेंस के लिए, गवाह के लिए, गवाही के लिए आप कह लीजिए, एक सबूत के तौर पर कि कोई के ट्रांजैक्शन कम्प्लीटली परफॉर्म की गई है और वेरीफाई की गई है। दोस्तों वाउचर जहाँ वाउचर हम प्रिपेयर करते हैं वहाँ पे 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है वाउचर प्रिपेयरर, यानी वो शख्स जिसने वाउचर को बनाया, दूसरी तरफ वो आदमी, वो पार्टी, वो शख्स जिसने वाउचर को वेरीफाई किया। मैं एक वाउचर बनाता हूँ कि जनाब इसमें ये डिस्क्रिप्शन है, इतनी चीज़ें थी, ये उनका नाम है, इतना सीरियल नंबर है,
इतनी इन चीज़ों की क्वांटिटी है, इतनी इनकी सेल प्राइस थी, हमने इतना टैक्स उसमें डिडक्ट किया, इतना हमने उसमें डिस्काउंट अलाउ किया, अब टोटल अमाउंट ये है। ये सारी चीज़ें कौन लिख रहा हूँ? मैं लिख रहा हूँ। अब इन चीज़ों को वेरीफाई भी करेगा कोई, कहीं मुझसे गलती तो नहीं होगी, ठीक है, बिकॉज़ मैंने कोई एक से 10 वाउचर तो नहीं बनाकर हट जाना। बहुत सारे वाउचर होते हैं जो आपने प्रिपेयर करने होते हैं अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ में। तो अब उन वाउचर्स को वेरीफाई भी किया जाता है ताकि जो मिस्टेक्स इसमें कमिट की गई हैं उनको दूर किया जा सके। तो आपने अक्सर देखा होगा वाउचर्स के लास्ट पर लिखा होता है प्रिपेयर्ड बाय, उसके सामने एक ब्लैंक स्पेस छोड़ी होती है जहाँ पर सिग्नेचर किए जाते हैं उस इंसान के जो वाउचर को प्रिपेयर करता है। उसकी अपोजिट साइड में लिखा होता है चेक्ड बाय, वेरीफाइड बाय, अप्रूव्ड बाय, ठीक है। वो क्या होता है? आपका जो वेरीफायर होता है, जो आपसे ऊंची पोस्ट पर होता है, वो आपके वाउचर्स को वेरीफाई करता है। अब वो आपके पूरे वाउचर को रिव्यू करता है कि मेरे पास जो डाटा जो मुझे प्रोवाइड किया गया है, ये वाउचर उसी के अकॉर्डिंग बना है। अगर तो वो सेटिस्फाई है तो वो क्या करता है, वहाँ पे सिग्नेचर कर देता है। जो वहाँ पे चीफ़ एग्जेक्टिव है, कोई हायर टॉप मैनेजमेंट का बंदा है, वो वहाँ पे साइन कर देता है कि जनाब ये वाउचर बिल्कुल ठीक बना है। तो ये तो था इसकी वेरीफाइबिलिटी। तो दोस्तों ये तो था आपका वाउचर का जनरल सा एक कॉन्सेप्ट। वाउचर्स आपकी हर ट्रांजैक्शन के लिए डिफरेंट होते हैं। आपकी वाउचर्स की काफ़ी टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पर कुछ टाइप्स दी गई हैं जो जनरली हम यहाँ पे यूज़ करते हैं अपने अकाउंटिंग पर्पस के लिए। वो है जर्नल वाउचर, नंबर 1 पे है जर्नल वाउचर। नंबर 2 पे है पैटी कैश रिसीप्ट, पैटी कैश रिसीट। नंबर 3 पे है कैश पेमेंट वाउचर। नंबर 4 पे है बैंक रिसीट या पेमेंट वाउचर। एंड नंबर 5 पे है गिफ्ट वाउचर। तो दोस्तों ये कुछ 5 वाउचर हमने यहाँ पे कंसिडर किए हैं अपनी फाइनेंशियल की बुक में, जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। इनकी डिटेल्स मैं अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।